हाय फ्रेंड्स, ये एक मनी लेंडिंग सॉफ्टवेयर है। वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन अवेलेबल इन द मार्केट। सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है। सबसे ज़्यादा फीचर वाला ये एक एप्लीकेशन है। मैं आज आपको ये एप्लीकेशन के बारे में इसके डिटेल्स आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगा। तो कोई भी नया अगर एप्लीकेशन है, आप जब स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्ट होता है सबसे पहले मास्टर से, जो आपको सबसे पहले क्रिएट कर लेना पड़ता है सो दैट वो पूरी एप्लीकेशन में आपके लिए हेल्पफुल रहता है। कि सबसे पहले मैं कंपनी मास्टर, मतलब जो भी हम फॉर्म को ये एप्लीकेशन देते हैं वो फॉर्म का डिटेल्स हम डालेंगे और उसके लिए जो बेसिक डेटा है वो प्रिपेयर करेंगे। तो जिसमें आएगा नेम ऑफ द कंपनी, फिर कैमरा सिलेक्शन। अगर हम बिल्ट इन कैमरा फैसिलिटी यूज़ करने वाले हैं कि वेबकैम से ही हमारे कस्टमर का, मतलब ये जो एक फाइनेंस कंपनी है तो फाइनेंस कंपनी के जो क्लाइंट है उसके जो इमेजेस या तो फोटोग्राफ्स अगर लेना है वो वेबकैम से ही ले लेना है, बिल्ट इन फैसिलिटी से ले लेना है। तो यहाँ कैमरा सिलेक्शन आपके पास रहेगा और कितना रिजोल्यूशन में आपको वर्क करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। से मैं यहाँ पे ही चूज़ करता हूँ 320x240 का इमेज। फिर ओनर सिग्नेचर अगर मैं ले लेता हूं तो इसका जो डेबिट बिल बनेगा या तो क्रेडिट बिल या तो एनुअल स्टेटमेंट बनेगा, वो हर एक में ओनर का सिग्नेचर अपने आप आएगा। या तो ओनर होगा या तो फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस फॉर्म रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फॉर्म है ये डेमो फाइनेंस कंपनी है सपोज, तो उसका एड्रेस डिटेल हमें डाल देना है, लाइसेंस नंबर डालना है, नेम ऑफ द प्रोपराइटर डालना है। फिर नॉर्मली क्या होता है ये बिजनेस में कि आपको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को एवरी फोर्टनाइटली या तो एवरी मंथली एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि जिसमें आपने नंबर ऑफ फाइनेंस कितने किए, नंबर ऑफ ये जो धिराण बोलते हैं वो कितने किए हैं ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो वो आपको जो एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, वो स्टेटमेंट ये एप्लीकेशन में से अपने आप क्रिएट होता है। तो उसके लिए यू हैव टू, अगर आप ये जनरेट करना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की डिटेल्स भी ऐड कर लेनी पड़ेगी। उसके बाद का ऑप्शन है नंबर ऑफ डेज फॉर विच रिपोर्ट शुड बी डिस्प्लेड, मतलब कितने दिन तक वो जो हमने एंट्री की हुई है वो कितने दिन तक वहीं के वहीं रहेगी। क्योंकि आफ्टर 3 डेज, यहाँ पे अगर 3 डेज डिफाइन किया है तो आफ्टर 3 डेज वो चले जाएगा दूसरी जगह से जहाँ से हम पूरा रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे। फिर परमिसिबल बैक एंट्री डेज, उसका मतलब ये होता है कि सपोज आज मैंने आज की एंट्री आज नहीं किया तो मैं कितने दिन पुराने वाली एंट्री मैं यहाँ से कर पाऊंगा। मतलब आज सपोज 15वीं तारीख हुई है तो मैं 12 तारीख तक ही एंट्री कर सकता हूँ, 11 तारीख की एंट्री आज मैं नहीं कर पाऊंगा। दिस इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मॉर्गेज, मतलब अगर गोल्ड और सिल्वर के सामने अगर आप धिराण कर रहे हो, पैसा दे रहे हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। अगर आप चेक के सामने अगेंस्ट में पेमेंट दे रहे हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। फिर आप करंट गोल्ड रेट और करंट सिल्वर रेट भी डाल दोगे। फिर ये टू डू विजेट है तो ये टू डू विजेट बिफोर डेज एंड टू डू विजेट आफ्टर डेज भी रहेगा नेक्स्ट में। तो ये टू डू विजेट क्या होता है कि नॉर्मली आप, सिंस आप ये एक अच्छी वाली एप्लीकेशन यूज़ ही करते हो तो उसमें से कुछ एडिशनल आपको मिल जाता है। तो अच्छी चीज़ है कि जैसे कि आपको कोई रिमाइंडर चाहिए कि भाई हमारे यहाँ जो हमारे मैच्योर होने वाले हैं उसको हमें एवरी मंथ 1 से 7 तारीख के बीच में हम उसको कॉल कर देते हैं और उसको एक रिमाइंडर देते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक रिमाइंडर होना चाहिए कि वेदर आपने कॉल कर दिया है कि नहीं। सपोज आपके यहाँ एवरी मंथली आपको लाइट बिल आता है और वो पे करने का होता है तो आप उसका भी एक रिमाइंडर दे देते हो। अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है तो उसका भी लिमिट है तो वो भी आप रिमाइंडर में दे सकते हो। वो आपको अपना खुद का टू डू, मतलब टास्क लिस्ट है वो आपको क्रिएट कर लेना होगा। तो वो अगर आपने क्रिएट किया है तो कितने दिन पहले से उसका रिमाइंडर आने का स्टार्ट होना चाहिए, ड्यू डेट से कितने दिन पहले, और ड्यू डेट के बाद कितने दिन तक आना चाहिए। जब तक आपने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया है तब तक वो आता रहेगा। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट में ऐसा दिया हुआ है कि भाई आप 4 दिन पहले से आपको रिमाइंडर आने की शुरुआत हो जाएगी। और अगर आपने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया है तो 5 दिन तक, मतलब सपोज 1 जनवरी को आपको टैक्स पे, 1 मार्च को आपको टैक्स पे करना है तो 27
25 फरवरी से स्टार्ट होके 5 मार्च तक वो आपके लिए रिमाइंडर में आएगा अगर मैंने टैक्स पे का कोई एंट्री नहीं किया है तो। उसके बाद रहेगा कि नेचर ऑफ डेबिट लोन एंड शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम मतलब ये जो हमारा फाइनेंसर है उसका शॉर्ट नेम अगर डालना है तो वो हम डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ लोन ये एग्रीकल्चर लोन रहता है, उसको ट्रू और फॉल्स करके हमें डिफाइन कर लेना है। दिस इज जस्ट ए फॉर्मालिटी थिंग लाइक। फिर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। तो रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने ये जो डेबिट बिल और क्रेडिट मतलब रिसीट है उसके लिए जो फॉर्मेट थे वो चेंज किए हुए हैं। तो पुराने वाले डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है और नए फॉर्मेट भी अवेलेबल है। मतलब आपको जो भी फॉर्मेट से प्रिंट निकालना है आप निकाल सकते हैं। फिर नंबर ऑफ डेबिट बिल प्रिंट, मतलब आप सिंगल बटन क्लिक करोगे तो भी अगर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि डेबिट बिल 2 कॉपी में प्रिंट होना चाहिए तो वो अपने आप 2 कॉपीज प्रिंट निकाल ही लेगा। आपको 2 बार प्रिंट बटन क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सिमिलरली नंबर ऑफ रिसिट जो प्रिंट करना है वो भी आप जितनी चाहिए, मतलब आपको एक से ज़्यादा चाहिए। नॉर्मली अगर आपको एक ही चाहिए तो फिर आप एक ही रखो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर बोलता है कि यार एक मेरा गुम हो गया है, मेरे को दूसरा दो, तो आप दूसरा निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक डिफाइन किया तो एक से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हो। लेकिन इन दैट केस क्या होगा कि आपको प्रिंट बटन उतनी बार क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद लैंग्वेज, दिस इज अ मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन। इसमें आप गुजराती, हिंदी, मराठी और इंग्लिश ये 4 लैंग्वेज में आप वर्क कर सकते हो। तो उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा ही गुजराती, हिंदी, मराठी और इंग्लिश का। फिर ऐड नंबर ऑफ मंथ्स इन डेबिट इफ नॉट 12 मंथ्स। तो नॉर्मली आप जो भी धिराण करते हो, आप जो भी मनी लैंड करते हो उसमें टाइम ड्यूरेशन रहता है 12 महीने का, 1 साल का रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि लाइक बैंक में क्या होता है, आप अगर प्री मैच्योर करवा लेते हो या तो पहले से पैसे दे देते हो तो उसमें 2% पेनल्टी लेते हैं या तो कुछ पेनल्टी लेते हैं। वैसा अगर कोई फाइनेंसर का ऐसा रूल, अपना खुद का रूल बनाया हुआ है कि भाई अगर 12 महीने से पहले वो पैसा वापस दे जाता है तो फिर हम इतने 1 महीने का एडिशनल इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे यू हैव टू डिफाइन इन मंथ्स कि कितने महीने का आप एडिशनल लेते हो। फिर ये शो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डे बुक इन विजेट। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ विजेट हमने यहाँ पे एडोप्ट किया हुआ है कि आपको जो भी हाईलाइट थिंग होनी चाहिए कि भाई जैसे आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो इमीडिएटली ये मेरा समरी स्टैटिस्टिक्स है वो मिल जाना चाहिए, ऐसा कुछ रखा हुआ है। तो ये अलग अलग आपके स्क्रीन पे 4 विजेट दिखते हैं, एक्टिविटीज टू डू, फिर बैक डिस्क्रिपेंसी, ट्रांजैक्शन समरी और गोल्ड सिल्वर रेट। तो ये जो गोल्ड सिल्वर रेट है उसके साथ ही डे बुक का बैलेंस भी हम डिस्प्ले करवाते हैं। नाउ कोई फाइनेंसर ऐसा बोल सकता है कि भाई वी डोंट वांट दिस डे बुक का बैलेंस, तो आप ये यहाँ से टिक मार्क हटा दोगे तो डे बुक का बैलेंस नहीं आएगा स्क्रीन पे। फिर मिनिमम इंटरेस्ट, सपोज कोई बंदा 1,000 रुपया आपके यहाँ से आज ले जाता है और कल वापस देने के लिए आता है, तो 1,000 रुपया का एक दिन का इंटरेस्ट क्या होगा, इट इज़ वेरी निग्लिजिबल। लेकिन कई फाइनेंसर ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, आप कितने भी दिन ले जाओ मिनिमम 50 रुपया तो चार्ज लगेगा ही लगेगा। एक बार मेरे यहाँ से आप पैसे ले गए मतलब आपको 50 रुपया तो एडिशनल देना ही है। अगर ऐसा कुछ आपका कोई रूल्स है, आपने रूल मतलब फाइनेंसर ने रूल बनाया हुआ है, तो ये मिनिमम इंटरेस्ट में आपको डिफाइन कर लेना है। फिर कोई फाइनेंसर ऐसा चाहते हैं कि भाई हमारे एप्लीकेशन से जैसे वो बंदा कोई पैसा लेके जाता है तो इमीडिएटली थैंक्स फॉर योर सपोर्ट या तो थैंक्स फॉर योर आई मीन पैट्रोनेज, ऐसा कोई अगर हमें मैसेज एसएमएस करना है तो हम यहाँ से ही एप्लीकेशन में से ही डायरेक्ट वो एसएमएस भी कर पाएंगे। सिमिलरली हम व्हाट्सएप से भी मैसेज उसमें कर पाएंगे। अगर व्हाट्सएप से मैसेज करना है तो उसका कौन से ब्राउज़र से होगा, क्योंकि उसमें वेब सर्विसेज यूज़ होगी, तो इन दैट केस ये जो वेब सर्विसेज यूज़ होगी तो हमें कौन सा वेबसाइट है और उसका एड्रेस क्या है, वेबसाइट का एड्रेस क्या है, वो सब डालना पड़ेगा।
फिर डेबिट और क्रेडिट का जो रिसिट होता है वो डायरेक्टली आपको प्रिंट करना है या तो पहले प्रीव्यू देखने के बाद प्रिंट करना है। कोई फाइनेंसर बोलता है कि हमें डायरेक्ट प्रिंट ही हो जाना चाहिए और कोई बोलता है कि नहीं, हम पहले स्क्रीन पे देखेंगे और उसके बाद में प्रिंट निकालेंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, प्रीव्यू एंड प्रिंट, आप कोई भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी जो सिलेक्ट किया है दैट इज प्रीव्यू। फिर बैग नंबर रिक्वायर्ड और नॉट। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि आपके यहाँ कोई भी बंदा पैसा लेने आता है तो वो अपनी आइटम लेके आता है, तो वो आइटम हम प्रॉपरली मैनेज करके ही रखते हैं कि अगर बाद में कभी भी निकालना होता है तो हमें इमीडिएटली वो पता चलना चाहिए कि वो यहाँ पे ही रखी हुई है। तो क्या होता है कि हम बैग को नंबर देते हैं कि अगर गोल्ड का बैग, गोल्ड का आइटम है तो गोल्ड की बैग में जाएगा, सिल्वर का आइटम है तो वो सिल्वर की बैग में जाएगा और उसका एक नंबर रहेगा। जब तक वो बैग खत्म नहीं होती है तब तक हम जितने भी दागिने आते हैं, जितने भी आइटम्स आती है, वो रिस्पेक्टिव बैग में डालते रहते हैं, तो उसका कोई नंबर दिया हुआ है। फिर वो जैसे बैग खत्म हो जाती है, मतलब फुल हो जाती है, तो हम नई बैग निकालते हैं, उसका हम दूसरा नंबर देते हैं। तो ये बैग नंबरिंग होता है। तो हमें पता चलता है कि बाद में एक रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं कि कौन सी बैग में कौन कौन से दागिने पड़े हुए हैं, कौन कौन से बैग में कौन कौन सी आइटम पड़ी हुई है। तो बैग नंबर आपको चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर एक फाइनेंसर की वो अलग अलग सिस्टम रहती है। तो आफ्टर ये कंपनी डेफिनेशन, आप विलेज आपको डिफाइन करना है विलेज मास्टर। विलेज मास्टर की क्या क्यों आवश्यकता है? तो जब वो कस्टमर हमारे यहाँ आता है, कस्टमर का हम पूरी डिटेल डालते हैं, तो उसका नाम डालते हैं, उसका एड्रेस डालते हैं। तो जैसे वो कस्टमर का हमने गांव का नाम डाला तो अपने आप तालुका, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वो सब अपने आप आ ही जाएगा। तो इसलिए हम मास्टर में ले लेते हैं, सो दैट हमें अगर लेटर ऑन रिपोर्ट में भी हम यूटिलाइज करते हैं कि भाई हमारा कोई बंदा स्पेसिफिक गांव गांव में जा रहा है तो वो गांव में हमारे कितने कस्टमर पड़े हुए और उसके पास से क्या क्या पैसे निकालना है, तो हमें वो लिस्ट भी डायरेक्टली मिल सकता है। इसलिए हम यहाँ से मास्टर में वो पूरा डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक पूरा लिस्ट बनाया हुआ है आपको, आपके लिए रेफरेंस के लिए। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा कि मैं जैसे यहाँ विलेज नेम डाला है, ये विलेज नेम है वो मैंडेटरी रहेगा, इसलिए वो रेड कलर से लिखा हुआ है। फिर आप उसका पोस्ट, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, पिन, जो जो भी चीज़ है वो डाल देते हैं। इसमें एक बहुत ही बढ़िया सर्च इंजन भी है कि सपोज मेरे को रामपुर सर्च करना है तो मैं यहाँ सर्च बाय विलेज नेम है, वहाँ पे सपोज RAM ही लिखता हूँ तो RAM कहीं पे भी मेरे को दिखता है, वो हर जगह पे। लाइक ये धर्म दिवाटा है तो ये धर्म में RAM है, यहाँ पे रामपुर है, मोराम बड़ी में RAM है। तो जहाँ जहाँ पे भी RAM मिलेगा वो सब वो सॉर्ट करके निकालेगा। आपको जिसमें जो भी करना है वो फिर से आप कर सकते हो उस पर क्लिक कर से। तो कस्टमर मास्टर में हम चलते हैं पहले। तो हमने विलेज मास्टर ऑलरेडी देख चुके हैं हम। तो अभी जब हम कस्टमर मास्टर में आते हैं तो हम अकाउंट नंबर उसका मेंटेन करते हैं, आधार नंबर भी मेंटेन करते हैं, कस्टमर का नाम जो कि मैंडेटरी रहेगा, आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है। फिर एड्रेस डालोगे आप, फ़ोन नंबर, बिजनेस, ये सब आप डालोगे। से हम एक एग्जांपल के लिए हम एक कस्टमर की एंट्री करते हैं, डेमो कस्टमर। उसके लिए एक गांव का नाम भी डालते हैं, किसे विलेज डेमो। तो ये है कि नहीं? ये नहीं है। अगर होता तो वो अपने आप सिलेक्शन में आ जाता, ये नहीं है। तो अगर नहीं है तो मेरे को यहाँ से ही विलेज की एंट्री भी डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे विलेज में जाऊँगा, विलेज डेमो करके गांव था वो डाल दिया। मैं अटेंड पोस्ट भी डाल देता हूँ। मैंने ये एक गांव की एंट्री भी कर दी। अभी मैं कस्टमर में जाऊंगा और रिफ्रेश कर लूँगा, मेरा विलेज का डेटा और विलेज डेमो है वो मिलूँगा, तो मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट विलेज डेमो आ जाएगा। फिर आपको डालना है स्ट्रीट की डिटेल, नाम ऑफ नेम ऑफ द स्ट्रीट। अगर फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है तो हम मोबाइल नंबर डालेंगे। अभी तो नॉर्मली होता ही है, ऐसा नहीं होता है कि किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं रहता है।
तो मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर अगर बिजनेस और बैकवर्ड क्लास है, ये दोनों एक फॉर्मेलिटी है जो कि एनुअल स्टेटमेंट में आपको ये सब फीड करना पड़ता है, आपको प्रिंट निकालना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे आप डालोगे तो एनुअल स्टेटमेंट में भी आएगा। फिर रिमार्क्स, ये चीज़ होती है कि कोई कस्टमर के साथ हमें कुछ टैग ऐड कर देना है कि भाई ये कस्टमर अच्छा है, या तो ये कस्टमर के साथ बिजनेस करने से पहले ज़रा संभालना, या तो जो भी है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो जब भी हम डेबिट में जाते हैं या तो क्रेडिट में जाते हैं, रिसिट में जाते हैं, तो वो रिमार्क्स अपने आप वो दिखाई ही देगी, सो दैट आपको एक रिमाइंडर मिल जाता है कि इसके साथ कैसे क्या डील करना है। उसके बाद है ओपनिंग अमाउंट, इंटरेस्ट और ओपनिंग डेट। ये अपने आप जनरेट होने वाली चीज़ है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, वो आपको सिर्फ डिस्प्ले में ही आएगा। अभी मैं यहाँ पे आधार नंबर डालता हूँ, जो कि अभी तक नहीं डाला है, तो मैं वो डाल देता हूँ और रिकॉर्ड सेव करता हूँ पहले। तो रिकॉर्ड वो ये जो मैं सेव करने गया तो मेरे को नहीं करने दिया। उसका रीज़न ये है कि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैं आधार नंबर चेंज कर दूंगा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। अभी मेरे को इसका ही इमेज लेना है, तो मैं यहाँ से ही डायरेक्ट इमेज भी ले सकता हूँ। ये मैंने इमेज लिया, फिर उसका क्रॉपिंग कर लेता हूँ, तो ये इमेज मेरा आ गया। कस्टमर का इमेज जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर ये कस्टमर जो है वो नॉमिनी भी डिफाइन करना चाहता है, वो नॉमिनी भी स्पेसिफाई करना चाहता है, तो हमारी एप्लीकेशन आपको 5 नॉमिनी तक, एक पर कस्टमर 5 नॉमिनी अलाउ करती है, 1 2 3 4। उसमें हम नेम डालते हैं, नेम ऑफ द फर्स्ट नेम ऑफ द नॉमिनी, सेकंड नेम डालते हैं, नेम ऑफ द विलेज डालते हैं। ये विलेज में भी आपको यहाँ से ही सिलेक्शन मिल जाएगा, तो आप सिलेक्शन से ले सकते हो। एड्रेस भी डालना है तो डाल सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, रिलेशन और अथॉरिटी अगर है तो रिलेशन भी डाल सकते हैं हम। अभी ये मैंने इन्फॉर्मेशन तो डाल दिया, उसके साथ ही अगर इसका इमेज भी लेना है, फोटोग्राफ भी लेना है, तो इसका फोटोग्राफ भी आप ले सकते हो। तो ये मेरा नॉमिनी का फोटोग्राफ आ जाएगा। ये जो ऊपर वाली जो स्पेस है दोनों जगह पे, वो दोनों जगह पे सिग्नेचर के लिए ये ऊपर वाली स्पेस है, तो हम कस्टमर की सिग्नेचर भी ले सकते हैं और नॉमिनी की सिग्नेचर भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बैंक की डिटेल्स हमें डालनी है तो बैंक की डिटेल्स भी हम यहाँ से ही डाल देंगे। तो बैंक डिटेल डालने के बाद ये मैं सेव कर लेता हूँ, तो मेरा रिकॉर्ड, कस्टमर का रिकॉर्ड ये सेव हो जाएगा। आफ्टर कस्टमर की एंट्री, हम दूसरा एक मास्टर है जो कि आइटम मास्टर है, कि जब हम डेबिट करने जाएंगे या तो मतलब कस्टमर के साथ डील करते हैं, तो कस्टमर कोई आइटम लेके आता है और उसको हम जब पैसे देते हैं तो आइटम का लिस्ट है वो हम एक मेंटेन कर ही लेते हैं कि भाई क्या क्या हमारे पास आइटम आती है, और वो वेदर इट इज़ सिल्वर और गोल्ड। अगर सपोज रिंग है तो सिल्वर की रिंग भी हो सकती है और गोल्ड की रिंग भी हो सकती है, तो हम दोनों की एंट्री 2 बार करेंगे, सिल्वर रिंग एंड गोल्ड रिंग, ऐसा करके हम एंट्री करेंगे। तो ये हमारा एक आइटम का भी एक पूरा लिस्ट हो जाएगा। साथ साथ में अगर ये पूरा मास्टर हो जाने के बाद एक बैंक मास्टर है, तो ये बैंक मास्टर इज अदर देन हमारे कस्टमर्स। अदर देन कस्टमर्स में हमारे डिपॉजिटर भी हो सकते हैं, अदर देन कस्टमर में हमारे इनकम एक्सपेंस अकाउंट भी हो सकता है और इंटरेस्ट अकाउंट भी हो सकता है। तो ये जो टाइप ऑफ अकाउंट्स है वो यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं कि बैंक, डिपॉजिटर, इनकम एक्सपेंस और इंटरेस्ट अकाउंट। आप कोई भी टाइप के अकाउंट है वो यहाँ से ही हमें डिफाइन करना होता है। स्पेशल रिमार्क मास्टर में अभी आपको यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो जब आप ट्रांजैक्शन में आओगे वहाँ पे एंट्री करेंगे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू कि ये स्पेशल रिमार्क का सिग्निफिकेंस क्या था। तो ये मास्टर्स खत्म होने के बाद एक यूज़र क्रिएशन रहता है कि इसमें सिंस एज आई सेड कि दिस इज़ अ मल्टी यूज़र एप्लीकेशन, तो मल्टी यूज़र में आपके पास एक साथ 4 कंप्यूटर पे भी वर्क कर सकते हो,
4 से ज़्यादा कंप्यूटर भी वर्क कर सकते हो। इसका एक ही क्राइटेरिया ये रहता है कि आपको सिंगल नेटवर्क में, मतलब एक ही लैन में पूरा होना चाहिए, तो आप पूरा यूज़ कर सकते हो। तो हर एक का एक ही उसमें से, मतलब आपके यहाँ पे जितने भी यूज़र्स है एप्लीकेशन के, उसमें से एक बंदा रहेगा, वो आपका सुपर यूज़र होगा। मे बी ओनर भी हो सकता है, या तो ओनर अगर किसी और को चाहे तो और को बना सकता है, वो उसके पास पूरा ऑथोरिटी रहता है। जबकि अदर देन सुपरवाइजर या तो सुपर यूज़र, हर एक बंदा एक बार एंट्री कर दी है तो वो एडिट नहीं कर पाएगा, या तो वो डिलीट भी नहीं कर पाएगा, ऐसा होगा। उसके बाद हम जाएंगे ट्रांजैक्शन में। तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहले ट्रांजैक्शन आता है डेबिट बिल का। डेबिट बिल मतलब जब पैसा कस्टमर पैसा लेने के लिए आता है, तो जब कस्टमर पैसा लेने के लिए आता है तो हम कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वी हैव गॉट 3 टाइप्स। एक है कस्टमर का अकाउंट नंबर। अगर कस्टमर को मालूम है कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, तो वो कस्टमर बोलेगा कि भाई ये अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, हम आधार नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा, हम बाय नेम ऑफ द कस्टमर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं अभी जो हमने अभी कस्टमर डाला है वो नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई दूसरा ही कस्टमर लेता हूँ, सो दैट आपको एक पता चल जाएगा कि उसमें ट्रांजैक्शन भी कैसे आपको डिस्प्ले में आएगा। ये एक कस्टमर है जिसकी एक ही एंट्री है। ज़्यादा एंट्री वाला कोई कस्टमर लेते हैं तो ज़्यादा एंट्री होगा तो वो और अच्छा पता चलेगा। सी इसकी अभी करंटली 6 आउटस्टैंडिंग है। ये जो पूरा एक लिस्ट पड़ा हुआ है, तो ये लिस्ट में ये स्पेसिफिक कस्टमर की कितनी आउटस्टैंडिंग एंट्री है आज तक की, वही आएगी। जो एंट्री वो छुड़ा के ले गया है, जो पैसा वापस कर गया है और अपना आइटम ले गए, वो यहाँ पे लिस्ट में नहीं आएगा। तो हमें यहाँ से पता भी चल जाएगा कि ये कस्टमर की अभी कितना आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। अगर वो कस्टमर हमें पूछता है कि सर मेरा कितना आउटस्टैंडिंग आपके पास चल रहा है, तो वो अगर मेरे को देखना है तो मैं यहाँ से एक एक करके, या तो ऑल एंट्रीज अगर देखना है तो मैं ऑल पे टिक मार्क कर लेता हूँ। तो ऑल पे टिक मार्क करने से ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हेल्पर है, विच इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ दिस एप्लीकेशन, ये कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि ऐसा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हेल्पर रहेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हेल्पर क्या करता है कि नॉर्मली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% रहता है पर मंथ, जबकि कभी कभी इधर उधर भी होने का चांसेस है। तो अगर आपको दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपने 2% डाला, तो 2% के हिसाब से क्या उसका इंटरेस्ट रहेगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आया है। इंटरेस्ट प्लस अमाउंट करके टोटल अमाउंट क्या होता है, उसमें से रिसीव्ड क्या है और आउटस्टैंडिंग क्या है, वो यहाँ से इमीडिएटली अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मंथ्स भी अपने आप काउंट कर लेगा सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम ये रखी गई है कि एक महीना या तो एक मतलब अप टू 15 डेज वो 0.5 मंथ कंसिडर करेगा, और अगर नंबर ऑफ डेज इज मोर देन 15 तो वो पूरा मंथ कंसिडर कर लेगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को दिखता है कि इट इज से 7.5 मंथ्स, तो उसका मतलब ये हुआ 7 महीना और फ्यू डेज, मतलब यहाँ पे वो भी की डिस्प्ले किया हुआ है कि और कितने डेज है, तो 7 महीना और 8 डे हुआ है। अगर मैं ये डेट कंसिडर करता हूँ 6 सितंबर से लेके 13/4 तक का, तो 6 सितंबर से लेके मैं अगर 6 अप्रैल तक में जाता हूँ तो 7 महीना हो गया। 7 महीने के बाद अगर मैं देखता हूँ तो आज 13th है, सॉरी 25 अप्रैल को 7 महीना खत्म हो जाएगा। 6th 9 है, हाँ। तो 6th 9 में 6 अप्रैल को 7 महीना खत्म हुआ, और 6 के बाद 7 डेज और हो चुका है, और बोथ साइड 1 डे इंक्लूसिव रहता है, तो +1 डे हुआ, मतलब 8 दिन हो गए। तो यहाँ पे 7 मंथ्स और एंड 8 डेज है, तो ये 7.5 मंथ्स दिखा रहा है। एज आई सेड कि अगर अप टू 15 डेज है तो वो 0.5 डेज दिखाएगा, और अगर 15 डेज से ज़्यादा है तो वो पूरे मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ से आपको इमीडिएटली मिल जाता है कि कितना इंटरेस्ट आपका हो रहा है। फिर आपको कितना अमाउंट देना है। सपोज आपको उसको देना है 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपया के सामने आप वो कौन सा गोल्ड का आइटम या तो सिल्वर का आइटम, मतलब क्या मटेरियल हमें मॉर्गेज कर रहा है, तो वो हमें सिलेक्शन से मिल जाएगा। सपोज वो लकड़ी है, वो दे रहा है, नंग 1 है,
उसका ग्राम से 5 ग्राम से, और प्योरिटी 99% है। तो 99% प्योरिटी से टोटल जो प्योर वेट होगा गोल्ड का दैट इज़ 4.95 ग्राम हुआ, और उसका अप्रोक्सीमेट प्राइस होगा 18,315। वो कैसे आया? तो हमने डिफाइन किया हुआ है कि पर ग्राम वेट पर ग्राम रेट ऑफ गोल्ड क्या है। हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि 3,700 रुपीज़ गोल्ड पर ग्राम लेना है और 45 पर ग्राम सिल्वर लेना है। तो यहाँ पे अपने आप वो कैलकुलेट कर ही लेगा। दूसरा हमने ये एक प्योरिटी कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। तो प्योरिटी कैलकुलेटर कैसे वर्क करेगा? तो गोल्ड है तो गोल्ड की आइटम डालनी है, सिल्वर है तो सिल्वर की आइटम डालनी है। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे कल्ला चूज किया हुआ है, तो से उसका 25 ग्राम का एक कल्ला है जिसकी प्योरिटी 50% है, और दूसरा एक कल्ला है 75 ग्राम का जिसकी प्योरिटी हमने यहाँ पे एक गलत डाला, ये 50% डालना था तो मैंने गलत डाला था, ये 50% है। और ये 75 ग्राम है, उसमें 70% प्योरिटी है, तो उसका टोटल 52.5 ग्राम हुआ। तो कुल मिला के ये 100 ग्राम का सिल्वर है, उसका ऑन एन एवरेज ये प्योरिटी 65% रहेगा। टोटल 65 ग्राम का सिल्वर है इसमें। तो ये 65 ग्राम सिल्वर अपने आप आ गया, और उसका अप्रोक्सीमेट प्राइस भी आ गया। मैं ये प्योरिटी कैलकुलेटर बंद कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये कस्टमर सिलेक्ट किया तो उसका फोटोग्राफ अगर हमने लिया हुआ है और सिग्नेचर लिया हुआ है तो वो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने आप आ रहा है। फिर अगर मेरा पूरा एंट्री हो चुका है तो मैं यहाँ से ही उसको सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव करने से वाउचर नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। ये वाउचर नंबर जनरेट हो गया। अभी आपको उसका डेबिट बिल का प्रिंट निकालना है, तो मैंने ऑप्शन चूज किया था प्रीव्यू, जो मैंने कंपनी मास्टर एक्सप्लेन किया वहाँ पे बोला था कि इसमें प्रीव्यू भी हो सकता है और प्रिंट भी हो सकता है। मैंने प्रीव्यू ऑप्शन चूज किया था। सिंस प्रीव्यू ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो स्क्रीन पे मेरे को यहाँ पे प्रीव्यू उसका डिस्प्ले में आ रहा है कि ऐसे प्रिंट होगा। उसके बाद अगर मेरे को यहाँ से ही ये कस्टमर का लेजर देखना है तो मैं लेजर पे क्लिक करूँगा। ये एल पे क्लिक करने से वो लेजर ओपन कर देगा सिस्टम। तो मेरे को यहाँ पे सिस्टम का लेजर भी दिख रहा है कि क्या है उसमें। जो एंट्री के सामने मतलब लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है वो आउटस्टैंडिंग एंट्री है, वो यहाँ पे दिखाई देती है। और जिसके सामने कुछ आ चुका है वो एंट्री भी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये हमारी क्लियर हो चुकी एंट्री। यहाँ से भी मेरे को पता लगता है कि जिसके आगे स्टार है वो सब कंप्लीटेड एंट्री है, जबकि जिसके आगे डैश है वो आउटस्टैंडिंग एंट्रीज है। अगर मेरे को प्रीवियस ईयर का भी यहाँ से ही देखना है तो ये करंट हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था, वो तो करंट ईयर का ही लेजर दिखाता है। मतलब करंट ईयर मतलब 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स का। अगर मेरे को 1990 से देखना है 2019 से देखना है तो मैं यहाँ पे 19 कर दूंगा। 19 करने के बाद अगर मैं लेजर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को 2 साल का लेजर आएगा। ये पहले 20 वाला आया और उसके आगे अगर देखेंगे तो ये 19 वाला भी आया। तो मेरा पूरा 2019 का लेजर भी यहाँ आ चुका है। जो आउटस्टैंडिंग थी वो कैरी फॉरवर्ड हो गई थी। तो दिस इज हाउ आप लेजर यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक वाउचर सर्च करना है, अगर सर्च का ऑप्शन यूज करना है तो पहले हमें क्लियर कर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक बार क्लियर कर लेता हूँ। मतलब ये पूरा एंट्री यहाँ से डिस्प्ले में से क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे को प्रीवियस ईयर का सपोज 5000 नंबर का वाउचर देखना है तो ओल्ड रिकॉर्ड दिस इज डीवी नंबर इज डेबिट वाउचर नंबर। मैं यहाँ पे ओल्ड रिकॉर्ड है तो ईयर डालता हूँ, मेरे को 19 का चाहिए, और वाउचर नंबर है 555। तो 555 नंबर का वाउचर जो बंदे का था वो सब मेरे को यहाँ से डिटेल आ गया। मेरे को देखना है वो मैं देख लेता हूँ, और उसको अगर कुछ चेंज करके सेव करना है तो मैं चेंज करके भी सेव कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है अगर रिसिट है तो रिसिट के नंबर से भी आप डेबिट वाउचर की डिटेल्स निकाल सकते हो। तो मैंने ये सपोज मैं 1 नंबर का रिसिट डालता हूँ। तो 1 नंबर के रिसिट किसके नाम से बनी हुई थी तो उसका डिटेल क्या था वो अपने आप आ जाएगा।
उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वाउचर नंबर के लिए, ये हम सिर्फ रीड ही कर पाएंगे, यहाँ पे कुछ राइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई वाउचर नंबर मेरे को सर्च करना है तो मैं पूरा सर्च भी यहाँ से निकाल सकता हूँ कि कौन से ईयर में जाके उसको सर्च करना है और क्या वाउचर नंबर सर्च करना है, तो यहाँ से भी मैं सर्च कर सकता हूँ। फिर उसमें दूसरा एक ऑप्शन आता है ये ट्रांजैक्शन रिमार्क्स। तो ट्रांजैक्शन रिमार्क्स नॉर्मली क्या होती है कि सपोज आपने कोई बंदे को पैसे दिए हैं, धिराण किया हुआ है, सपोज 10,000 का आपने धिराण किया है, तो 2 महीने के बाद उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहेगा। उस तो कस्टमर के पास पैसे आते हैं तो वो सोचता है कि चलो जितने पैसे आए हैं वो मैं दे के आता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट मेरे को कम पे करना पड़ेगा, तो वो यहाँ आता है जितने पैसे हैं वो दे देता है। तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि सिर्फ वो 3 ऑप्शन है इसमें। अगर पार्शियल पेमेंट है तो एक ऑप्शन ये रहता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट कस्टमर के पास जितने पैसे हैं वो दे देता है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी इंटरेस्ट से भी कम अमाउंट होती है, कभी कभी इंटरेस्ट से ज़्यादा अमाउंट होती है। तो अगर इंटरेस्ट से ज़्यादा अमाउंट होती है और इंटरेस्ट दोनों का ऑप्शन क्या इम्प्लीकेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। फिर तीसरा एक ऑप्शन ये भी रहता है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है वही का वही वो कस्टमर हमें पे करता है, तो ये एक तीसरा ऑप्शन हुआ। अभी होता क्या है कि ये सिस्टम में पार्शियल पेमेंट हम अलाउ नहीं करते, तो पार्शियल पेमेंट अलाउ नहीं करते तो क्या आप कर सकते हो, तो सपोज आपने 10,000 का किसी को मनी लैंड किया हुआ है, उसमें से वो बोलता है कि आप मेरे पास 4,000 रुपया है आप जमा ले लो, तो मैं 4,000 रुपया ले लेता हूँ। अभी एट द टाइम ऑफ 4,000 रिपेमेंट उसका इंटरेस्ट 1,000 रुपये का होता था, 1,000 रुपया मतलब 3,000 रुपया उस कस्टमर ने ज़्यादा दिया। तो अगर मेरे को मैं क्या इसमें करता हूँ तो ये जो 10,000 रुपीज़ था वो 10,000 का मैं पूरा एक रिसिप्ट बना लेता हूँ और ये जो 3,000 बात करके एक नया डेबिट बिल बना लेता हूँ दैट इज़ ऑफ 7,000 रुपीज़। तो ये जो मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को शेयर करना है, तो यहाँ मैं TR कर लेता हूँ या तो TR प्लस। TR का मतलब ये हुआ कि जो उसका प्रिंसिपल था वही का वही रहा। अगर TR प्लस हो रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब कस्टमर ने पूरा इंटरेस्ट भी पे नहीं किया हुआ है। और तीसरा ऑप्शन है TR माइनस। उसका मतलब ये है कि कस्टमर ने जो अमाउंट थी वो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा ही दे दिए, मतलब उसका जो प्रिंसिपल अभी जो नया बनेगा उसमें आएगा वो कम होगा। फिर दूसरा रिमार्क्स का भी होता है कि ये रिमार्क से भी हम कस्टमर की आइडेंटिटी रख सकते हैं कि ये रेड रिमार्क वाला कस्टमर ये है, येलो रिमार्क वाला कस्टमर ऐसे होते हैं, ऑरेंज रिमार्क वाला कस्टमर ऐसे होता है। तो मैं यहाँ से रिमार्क से भी कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये जो कस्टमर का एड्रेस होता है वो ग्रे कलर में है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ कस्टमर का नाम चूज करना है, या तो कस्टमर का सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, या तो कस्टमर का आधार नंबर चूज करना है या तो आपको कस्टमर का अकाउंट नंबर चूज करना है। फिर उसके बाद एड्रेस तो अपने आप ही आ जाएगा, आपको कुछ भी डालना नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आज कस्टमर का मोबाइल नंबर एक है, कल वो चेंज भी कर लेता है, नंबर ही चेंज कर लेता है। तो जब आता है वो एवरी टाइम व्हेन कस्टमर कम्स इन हम उसका नया मोबाइल नंबर है वो कंफर्म कर लेते हैं कि वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नया नंबर भी डालना है तो हम यहाँ से ही नया नंबर डालेंगे और उसको सेव कर लेंगे। फिर नॉमिनी भी आएगा, इसमें हमने नॉमिनी का तो अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो हम नॉमिनी भी डिस्कस करते हैं। हम एक कस्टमर ले लेते हैं कि जिसका हमने नॉमिनी डिफाइन किया है। ये हमने डिफाइन किया था कस्टमर। इसका अगर मैं नॉमिनी की डिटेल्स में जाता हूँ तो मेरे को जितने भी नॉमिनीज है उसके हर एक नॉमिनी का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। अगर मेरे को नॉमिनी की कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो मैं यहाँ से ही एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करने से कस्टमर की इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगी। मैं चेंज करना है तो चेंज कर लेता हूँ और फिर से उसको सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव करने से कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। अगर मेरे को यही नॉमिनी डिफाइन कर लेना है कि भाई यही नॉमिनी ले गया है, तो यहाँ नॉमिनी पे टिक मार्क करके मैं नॉमिनेशन का बंद करता हूँ। तो यहाँ जब नाम आएगा तो वहाँ पे भी नाम में भी नॉमिनी का नाम आ जाएगा। तो दिस इज हाउ हमारा डेबिट बिल वर्क्स। अभी जो अगर दूसरा इतना ही सिग्निफिकेंट एक मॉड्यूल है दैट इज हमारा रिसीट मॉड्यूल।
जो हमारा डेबिट बनता है उसके अगेंस्ट में ही रिसिट आता है। विदाउट एनी डेबिट बिल रिसिट पॉसिबल ही नहीं होगी। तो अगर मैं रिसिट में जाऊंगा तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि कोई कस्टमर आइडेंटिफाई करना है तो क्या होना चाहिए, कस्टमर का आधार नंबर हो सकता है, या तो कस्टमर का अकाउंट कोड हो सकता है, या तो कस्टमर का नेम हो सकता है। सेम वे यहाँ पे भी अकाउंट नंबर से भी आप कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, या तो आधार नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, या तो आप स्पेसिफिक नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सपोज एक नाम से ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो जो हमने डेबिट बिल में ये कस्टमर का ही लिया था, तो वो ही कस्टमर यहाँ पे आ गया है। तो सी ये ट्रांजैक्शन में 13 अप्रैल को 1000 रुपी हमने पे किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे 13 अप्रैल का रिकॉर्ड भी आ गया होगा, ये 13 अप्रैल है, 1000 रुपया पे किया है और ये रिकॉर्ड भी आ गया आपका। अगर कस्टमर आके बोलता है कि शेठ मेरे को पूरा पैसा वापस कर देना है, तो क्या देना है मेरे को, तो मैं यहाँ सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने से जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। अभी क्या अमाउंट पे करना है उसके लिए अगर देखें तो अगर जो रिसिट में प्रिंट होने वाला है वो ये चीज़ है कि भाई आपका अमाउंट इतना है, उस पर प्रीवियस अमाउंट कितना लग रहा है, उसमें करंट इंटरेस्ट क्या लग रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा और टोटल अमाउंट क्या होने वाला है। अगर कस्टमर हर एक को पे नहीं करना चाहता, वो अभी सिर्फ 2 ही पे करना चाहता है, तो दूसरे को हम हटा देते हैं। सपोज ये 2 ही एंट्री को रिपे करना चाहे तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सिस्टम विल अलाउ यू टू हैव मल्टीपल सिलेक्शन इन ए सिंगल रिसिट। तो मैं ये सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को मैसेज मिल गया है कि टोटल हमारे 3 वाउचर बने, इससे नंबर है 456। स्क्रीन पे मेरे को प्रिंट भी डिस्प्ले में आ जाएगा। ये मेरा एक ही वाउचर है 4 नंबर का, फिर उसके बाद 5th नंबर का भी आएगा और सिमिलरली 6th नंबर का भी आएगा। तो मैं एक ही वाउचर से मल्टीपल स्क्रीन से वो चेक कर सकता हूँ कि क्या इंटरेस्ट है। तो दिस इज़ हाउ मेरा रिसिट का एंट्री। इसमें भी मैं लेजर देख सकता हूँ, इसमें भी मैं अगर कोई आइटम है वो डायरेक्ट सेल ही करना है या तो फिर लॉस डॉक्यूमेंट अगर बताना है तो वो मैं एंट्री कर लेता हूँ। फिर ये एक रजिस्टर रहता है हर एक मॉड्यूल में, हर एक ट्रांजैक्शन के मॉड्यूल में एक रजिस्टर का ऑप्शन रहेगा। नॉर्मली ये रजिस्टर का जो ऑप्शन है वो क्या है कि कितने कस्टमर ने हमें पे कर दिया हो, वो अगर चाहिए तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर डेबिट बिल रिकरिंग का आएगा। तो यहाँ पे एक यूनिक रिकरिंग का मॉड्यूल भी है। जब हम रिकरिंग का मॉड्यूल ऑपरेट करते हैं तो हमें चेक नंबर डालना होता है, बैंक डिटेल डालनी होती है, रीपेमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है वो डालनी होती है। तो हमने जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वो डेली रिकरिंग भी है, वीकली भी है, मंथली भी है, एवरी 10 डेज के लिए भी है और एवरी फोर्टनाइटली भी है, मतलब हाफ ईयरली भी है, क्वार्टरली भी है, ईयरली भी है और बाई मंथली भी है। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो कि आपका मंथली रीपेमेंट किस हिसाब से होगा। तो मंथली रीपेमेंट देने से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। दूसरे टाइप का ट्रांजैक्शन रहता है कि आप डेली रिसिट्स, मतलब हमने सपोज इन द गिवन ड्यूरेशन 100 कस्टमर्स को रिकरिंग में पैसे दिए हुए हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि एवरी डे वो ऑल पे हमारे कस्टमर है वो आने वाले हैं। तो हमें एक पूरा रिमाइंडर भी मिल जाएगा कि आज कितना रुपये का रीपेमेंट आने वाला है और उसमें से कितना आया, वो सब इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ से ही मिल जाएगी। तो ये मेरा ट्रांजैक्शन का हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा
वो है बैंक क्रेडिट और मनी लेंडर डेबिट। उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी पैसे कैश में आता है, कस्टमर जो हमें रीपे कर जाता है, वो हम बैंक में जाके क्रेडिट करवाते हैं, तो वो बैंक का क्रेडिट हो गया और मनी लेंडिंग अकाउंट में से वो डेबिट हो जाता है। सिमिलरली कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कैश कम हो रही है या तो ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम बैंक से विड्रॉ करके ले आते हैं, तो वो बैंक में से वो डेबिट हो जाता है और मनी लेंडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन वो ऐसे ट्रांजैक्शन है कि जिसमें कस्टमर का कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे बैंक अकाउंट भी हो सकता है, यहाँ पे डिपॉजिटर के अकाउंट भी हो सकते हैं, डिपॉजिटर का ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, इनकम एक्सपेंसेस भी आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन ये सिंगल एंट्री से नहीं होगा, ये दोनों, ये ड्यूअल एंट्री नहीं है, यहाँ पे दोनों का क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड पे आपको एंट्री करना पड़ेगा, सिंस दिस इज नॉट एन अकाउंटिंग एप्लीकेशन। तो फीचर्स नॉर्मली ये सेम है, आपको यहाँ से अकाउंट नेम चूज करना है, अकाउंट नंबर अपने आप आ जाएगा, फिर वाउच एक बार सेव करने से वाउचर नंबर भी क्रिएट हो जाएगा। अमाउंट अगर आपको डालना है तो आप अमाउंट डाल सकते हो, और मैंने ये सेव कर लिया। ये अगर मैं रजिस्टर में देखने जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले भी कर लेगा कि मैंने क्या ट्रांजैक्शन किया हुआ है, यहाँ से भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ। ये डबल क्लिक करने से सेम वाउचर में दोबारा ओपन भी कर सकता हूँ। सिमिलरली ये बैंक रेट डेबिट में भी ऐसा ही है कि आपको अदर देन कस्टमर ही यहाँ पे लिस्ट में आएगा, तो मैं अदर देन कस्टमर में एक चूज कर लेता हूँ, उसे बैंक से मैं पैसा लाता हूँ, क्या अमाउंट है वो भी डाल देता हूँ, कुछ उसका डिटेल्स डालना है तो वो डिटेल्स डाल दिया और सेव कर दिया। तो यहाँ से मैं लेजर भी ओपन कर सकता हूँ और रजिस्टर भी ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो भी मेरे को ट्रांजैक्शन में अगर देखना है तो आई कैन गो थ्रू ऑल द थिंग्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ। अभी नॉर्मली हर एक फाइनेंसर रिकरिंग नहीं करता है, लेकिन जो रिकरिंग करता है उसके लिए हम रिकरिंग में भी जाएंगे। जब वो रिकरिंग में जाता है तो रिकरिंग में अभी नॉर्मली कस्टमर सिलेक्शन का फॉर्मूला सिस्टम सेम ही रहती है, जिसमें आप अकाउंट नंबर से या तो आधार नंबर से या तो नाम से कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने एक कस्टमर में ये चूज कर लेता हूँ, उसे मैं नाम से ये चूज कर लिया, तो कस्टमर का नाम चूज करने से जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी वो मेरे पास आ जाएगी। उसको मैं जो भी अमाउंट देता हूँ वो अमाउंट एज अगेंस्ट चेक देता हूँ, और कितने दिन के लिए मैं उसको दे रहा हूँ, तो मैं से 90 डेज के लिए दे रहा हूँ। तो अगर मैं डेज डाल रहा हूँ तो इन दैट केस ये जो मंथ वाला पोर्शन है वो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। क्या चेक नंबर है वो मैं चेक नंबर डाल देता हूँ, और कौन सी बैंक का चेक है वो भी मैं डाल देता हूँ। नाउ रीपेमेंट टाइप अलग अलग है कि भाई डेली रिकरिंग है या तो वीकली रिकरिंग है, या तो 10 डेज को रीपेमेंट है, या तो फोर्टनाइटली रिकरिंग रीपेमेंट है। फोर्टनाइटली मतलब 15 डेज, एवरी 15 डे को वो रीपेमेंट करता है, या तो मंथली है, बाई मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, या तो ईयरली है। सपोज मैं चूज करता हूँ ये डेली रिकरिंग है। अगर डेली रिकरिंग चूज करूंगा तो उसका मीनिंग ये हुआ कि ये 90 डेज का है तो 90 इंस्टॉलमेंट आया। फिर ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट काफ़ी कुछ हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ वाला है। ये इसलिए आ रहा है कि उसका रेट जो हमने डिफाइन किया है उस पर डिपेंड करेगा, तो हमें जाके रेट चेक करना पड़ेगा। हम रेट कहाँ से चेक करेंगे, तो ये मास्टर में, कंपनी मास्टर में हमने डिफाइन किया हुआ है। मैंने जब ये कंपनी मास्टर डिफाइन किया था उस वक्त मैंने आपको रेट के लिए नहीं दिखाया था, तो मैं यहाँ से रेट भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से 22% रेट कर देता हूँ। अभी मैं दोबारा रिकरिंग में ही चलता हूँ, तो जब मैं रिकरिंग में जाता हूँ और एक कस्टमर चूज करता हूँ, कस्टमर चूज करने के बाद अमाउंट भी डाल देता हूँ, 90 डेज डाला, चेक नंबर डाला, बैंक डाल दी, रीपेमेंट मैंने चूज किया डेली, तो डेली रिकरिंग चूज करने से अभी भी इट सीम्स लाइक कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, लेकिन ठीक है, हम रेट चेंज करके ये कर सकते हैं।
ट्रांजैक्शन रिमार्क और स्पेशल रिमार्क का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, और ये मैं ये सेव कर लेता हूँ। जब मैं ये सेव करने जा रहा हूँ करता हूँ तो मेरे पास दो चीज़ वो प्रिंट करता है, एक तो वो वाउचर भी प्रिंट निकालता है और रिकरिंग का कार्ड भी प्रिंट निकालता है। तो मेरा रिकरिंग का कार्ड ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पे ये जो कॉर्नर है वहाँ पे फोटोग्राफ भी आ जाएगा अगर कस्टमर का हमने फोटो लिया है। तो आई विल शो यू दैट विद एन एग्जांपल ऑल्सो। तो ये जो मेरा रीपेमेंट का शेड्यूल बन रहा है उसमें डेट वाइज, सिंस मैंने 90 इंस्टॉलमेंट चूज़ किए हुए, डेली रिकरिंग किया है और 90 इंस्टॉलमेंट चूज़ किए, तो कितना अमाउंट प्रिंसिपल में जाएगा, कितना अमाउंट इंटरेस्ट में जाएगा और कितना बैलेंस रहेगा, ये मेरा पूरा 90 डेज का एक शेड्यूल मेरे पास प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस। अभी मैं दोबारा एक बार इंटरेस्ट रेट रिवाइज करके लेट अस चेक इट कि क्या हो रहा है। ये 169 आ गया। अगर मैं सेव करता हूँ इसको, ये पूरा डिटेल्स आपका आ जाएगा। तो इसमें साथ साथ आपको अगर वाउचर जो डेबिट बिल है वो फॉर्मेट चाहिए तो वो मिल सकता है कि प्रिंट डेबिट बिल वाउचर, यस वो भी हो गया। और मेरे को अगर क्रेडिट का जो इंस्टॉलमेंट कार्ड चाहिए वो चाहिए तो भी वो मिल गया। सो दोनों चीज़ आप निकाल सकते हो। तो वंस ये रिकरिंग हो जाता है उसके बाद ये रिकरिंग का रिसिट रहता है। अगर डेली रिसिट रहता है तो आपको रिमाइंडर भी मिल जाना चाहिए कि भाई कौन से डे को कितने कस्टमर का रीपेमेंट आने वाला है। सपोज मैं यहाँ पे 13 से मेरा दो रिकरिंग स्टार्ट हुआ, तो अगर मैं 14 को देखता हूँ, मतलब यहाँ पे मेरा 14 करके मैं अगर देखता हूँ कि कितने कितने रीपेमेंट आने वाले हैं, तो इट विल शो यू मी लिस्ट ऑफ ऑल दिस कि भाई ये कस्टमर का पैसा आने वाला है, ये कस्टमर का पैसा आने वाला है, कितना पैसा आने वाला है, इंस्टॉलमेंट नंबर क्या है और टोटल कुल मिला के क्या आने वाला है। अगर इसका रिसीव होता है मैं यहाँ टिक मार्क कर लेता हूँ तो डेट ऑफ रिसिट लग जाएगी और पता चल जाएगा कि भाई इसका ये आ चुका है। तो दिस इज हाउ पूरा रिकरिंग का भी एक इंफॉर्मेशन उसमें मेंटेन होगा। अभी ये पूरे ट्रांजेक्शन होने के बाद अभी और एक ट्रांजेक्शन बचता है, दैट इज इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन नॉर्मली एट द एंड ऑफ ईयर होता है ऑन 31 मार्च। तो इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%। आप अगर मॉर्गेज का है तो आप 18% से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 18% के जगह पे 17.8% भी लेना चाहते हो या तो 17.7% भी लेना चाहते हो। आपका इंटरेस्ट का टारगेट, इंटरेस्ट कलेक्शन का टारगेट क्या है, उसके हिसाब से आप वो रिड्यूस भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मतलब आपको इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट के रेट जो है वो आपको डिफाइन करना है। ऐसे मैं 16% भी ले सकता हूँ। आप जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, लेकिन उससे कम लेने में गवर्नमेंट कुछ नहीं पूछती है कि क्या क्यों आपने इतना कम लिया। और मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, तो ये मैं जब कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे फिगर आ जाएगा कि मेरा टेंटेटिव इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट कितना कलेक्शन का हो रहा है। अगर मेरे को 16% से इंटरेस्ट लेना है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके अपडेट करने से अपने आप हर एक अकाउंट जो भी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है वो आउटस्टैंडिंग अकाउंट में उसके इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी। बट दिस इज वंस इन ईयर, दैट इज ओनली ऑन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को ही होता है। उसके बाद देर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स जनरेटेड फ्रॉम दिस एप्लीकेशन।
तो ये जो नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है वो यहाँ से देखते हैं कि लाइक डेबिट लिस्ट, तो डेबिट लिस्ट अगर मेरे को देखना है तो फ्रॉम विच डेट टू विच डेट, ये सबसे पहला एक फिल्टर रहेगा। जैसे मेरे को 1 अप्रैल 2020 से 13 अप्रैल 2020 तक का ये डेबिट बिल का रजिस्टर चाहिए। तो ये डेबिट बिल का जब मैं रजिस्टर देखता हूँ तो ये उसका फॉर्मेट है जिसमें फर्स्ट कॉलम में ही एक्स है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एंट्री हमने डेबिट किया है लेकिन उसका रिसिट भी आ चुका है, मतलब ये एंट्री खत्म हो गई, वो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा। जिसमें है अकाउंट नंबर, डेबिट वाउचर नंबर, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द डेटर, विलेज, कितना अमाउंट दिया, कौन सी डेट को दिया है हमने, क्या आइटम की डिटेल है, ये सब हमें यहाँ से मिल जाएगी। इसमें अगर हमें फ़िल्टर चाहिए तो फ़िल्टर काफ़ी रिच फ़िल्टर है। आप नेम से, विलेज से, अकाउंट नंबर से, डेबिट वाउचर नंबर से, रिमार्क से, अमाउंट से, आइटम से, जो भी चाहे आप फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे मेरे को अगर सिल्वर की ही आइटम चाहिए, मैं आइटम पे टिक मार्क करता हूँ और सिल्वर लेता हूँ, तो मेरी जो भी सिल्वर की आइटम होगी वही इसमें आएगी। अगर सिर्फ गोल्ड की आइटम चाहिए तो गोल्ड तो हर एक आइटम में पड़ा हुआ है शायद, तो ये हर एक आइटम आ जाएगी। मतलब जो भी हम फिल्टर करेंगे वो डेटा हमारा पूरा फिल्टर हो जाएगा। आप नाम से भी कर सकते हो, मतलब जो ऑप्शन आपको यूज़ करना है इसमें से कोई भी ऑप्शन पे मल्टीपल फिल्टर कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको समरी, जो मैंने आपको जब कंपनी मास्टर डिफाइन किया उस वक्त एड्रेस के लिए बोला था कि आपको रजिस्ट्रार का एड्रेस लेना पड़ता है, उसका रीज़न ये होता है कि आप मंथली या तो एवरी 15 डेज को एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में सबमिट करना होता है, तो वो रजिस्ट्रार का स्टेटमेंट है वो आप यहाँ से ही निकाल सकते हो। इसका फॉर्मेट भी ये रहेगा। यही रिपोर्ट अगर आपको एक्सेल में प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट एक्सेल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर एक्सेल में नहीं लेना है, डायरेक्ट प्रिंटर पे ही लेना है, क्रिस्टल रिपोर्ट में ले जाना है, तो आप, सॉरी, तो आपका ये फॉर्मेट भी हो गया जिसमें आपको ब्रेकअप भी मिलेगा कि गोल्ड की कितनी आइटम है, सिल्वर की कितनी आइटम है, चेक की कितनी आइटम है और टोटल क्या हो रहा है। ये जो हमारे रिपोर्ट होते हैं वो आप पीडीएफ में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये रिपोर्ट आप वर्ड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक्सेल में भी ये ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके जो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं वो सब ये है कि आप इतने में से कोई भी रिपोर्ट फॉर्मेट ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। एक बार दोबारा करके कर लेते हैं डेस्कटॉप में। तो ये मेरा जो एक्सपोर्ट हुआ था पीडीएफ में, ये मेरा एक्सपोर्ट का भी फॉर्मेट आ चुका है। तो ऐसे में कहीं पे भी अगर एक्सपोर्ट करना है तो काफ़ी कंपेटिबिलिटी हो जाती है इससे। सिमिलरली अगर मेरे को क्रेडिट लिस्ट का रिपोर्ट चाहिए तो वो मैं क्रेडिट लिस्ट का रिपोर्ट भी ले सकता हूँ। क्रेडिट आप वाउचर नंबर, फ्रॉम वाउचर नंबर और टू वाउचर नंबर से भी आपके रिकॉर्ड का फिल्टर कर सकते हो आप। अगर मेरे को 1 अप्रैल से लेकर 31 का ही चाहिए तो मैं ड्यूरेशन दे देता हूँ और रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जिसका जितना भी आपका
रिसिट का वाउचर बना हुआ है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। उसका अगर प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट निकाल सकते हो, अगर आप एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। सिमिलर जो डेबिट बिल के लिस्ट में जो फिल्टर थे वही सेम फिल्टर आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। अगर इसका फॉर्मेट देखना है तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है कि सबसे पहले रिसिट वाउचर नंबर, नेम ऑफ द डेटर, विलेज, अमाउंट, उसका डेबिट कब हुआ था, क्या आइटम थी, अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो क्या स्टेटस है, डेट ऑफ रिसिट, क्या कौन से बैंक से ये निकाला हुआ है, अकाउंट नंबर क्या है, और उसका डेबिट वाउचर नंबर क्या था। मतलब हमें पूरा एक कॉन्सोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट यहाँ से ही मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको डे बुक देखना है तो डे बुक में आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट का डे बुक चाहिए। सपोज मेरे को 1 अप्रैल से लेके आज तक का डे बुक चाहिए, तो मैं यहाँ से ही डे बुक निकाल लेता हूँ। मेरे मेरे डेट मतलब ये 13 अप्रैल का आया, फिर ओह 13 अप्रैल टू 13 अप्रैल हो चुका है इसलिए। फर्स्ट से लेके 10th तक कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं था तो कुछ नहीं है, लेकिन 10 अप्रैल को हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ। ओपनिंग बैलेंस क्या क्रेडिट है क्या डेबिट है वो मिला के क्या करंट इंटरेस्ट है वो सब आएगा। और ये मेरा फर्स्ट डे का 10th का हुआ। फिर उसके बाद सिर्फ 13th को ही ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो 13th का डे बुक आपका आएगा विथ ऑल डिटेल्स। तो ये आपका डे बुक या तो रोजमेल जो आप बोलते हैं वो हो चुका है। फिर लेजर आप निकालते हैं कस्टमर के, तो आपको कस्टमर का लेजर चाहिए तो आप कस्टमर का लेजर भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम लिखा तो वो नाम से आया। मैं यहाँ पे दो फॉर्मेट है हमारे पास, एक नॉर्मल फॉर्मेट में अगर देखते हैं तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में भी आएगा कि कौन सी एंट्री क्रेडिट में और क्या डेबिट में। यहाँ से मेरे को पता चलेगा कि जहाँ पे स्टार है वो ख़त्म हो चुकी है एंट्री है, मतलब उसके सामने क्रेडिट भी आ चुकी है, जबकि ये डैश है वो आउटस्टैंडिंग एंट्री है। यहाँ पे मेरे को प्रीवियस इंटरेस्ट और करंट इंटरेस्ट मिला कि टोटल कितना इंटरेस्ट होता है वो भी मेरे को पता चल जाएगा। जो करंट इंटरेस्ट है वो मेरे इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा, जबकि प्रीवियस इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं जाएगा। तो ये मेरा लेजर का फॉर्मेट है। लेजर का दूसरा फॉर्मेट एक पैरेलल वाला फॉर्मेट है जिसमें जो भी क्रेडिट डेबिट एंट्री है उसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट आई है तो सामने ही आएगी, जबकि अगर नहीं उसके सामने क्रेडिट हुआ है तो वो पोजीशन ब्लैंक रहेगी। ये फॉर्मेट इजी टू रीड है जिससे हमें रीडिंग में काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर तीसरी एक और फॉर्मेट है विथ स्टैम्प। तो अगर विथ स्टैम्प अगर देखते हैं तो एक समराइज स्टैम्प भी है इसमें। इसमें हमें पता चलता है ओपनिंग क्या था, इंटरेस्ट क्या हुआ, मतलब ओपनिंग इंटरेस्ट क्या था उसमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब आज तक का डेबिट क्या हुआ है और इंटरेस्ट क्या हुआ है, उसमें क्रेडिट क्या हुआ, और आज के दिन कितना टोटल डेबिट चल रहा है उसका, और इंटरेस्ट क्या चल रहा है, वो सब मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाता है। इसमें आप मल्टीपल कस्टमर के लिए भी एक साथ में निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने ये चूज़ किया और मेरे को पूरे गांव के हर एक लोग का निकालना है, तो मैंने यहाँ गांव ही चूज़ किया और गांव चूज़ करने के बाद मैं डायरेक्टली शो कर लेता हूँ। तो शो करने से हर एक का आएगा। मैं इसलिए अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे कि छोटा सा कोई है जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स कम है उसका हम निकालेंगे, सो दैट इट वोंट टेक मच टाइम। ये है, चलो चलेगा। तो मैं ये जो एक गांव है उसके नंबर ऑफ क्लाइंट जो भी है उसका भी ले लेता हूँ। मैंने यहाँ स्टैम्प की, अगर मेरे को स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है मैं स्टैम्प हटा के भी ले सकता हूँ। ये नोटिस का यहाँ पे नोटिस, तो ये लेजर से मेरे को ये पता चल जाता है कि इसका जो ड्यू डेट था वो ड्यू डेट ख़त्म हो चुका है। मतलब मैच्योरिटी डेट हम नॉर्मली जब फाइनेंस करते हैं, जब हम मनी पैसे देते हैं तो उस वक्त हम 12 महीने का देते हैं।
तो 12 महीने से ज़्यादा पीरियड हो गया है उसके लिए वो नोटिस का यहाँ से अपने आप आ जाएगा। तो देखने से भी हमें पता चल जाएगा कि इसका ड्यू है। लाइक दिस। तो आप एक साथ मल्टीपल कस्टमर के भी लेजर निकाल सकते हो। अगर एक सिंगल कस्टमर ही चूज करते हो तो उसका फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो पूरा एक कंफर्मेशन यहाँ से मिल जाता है कि मेरे को क्या चाहिए, वही चीज़ यहाँ से मिलेगा। फिर दूसरा एक ऑप्शन रहता है बैग लिस्ट, जो मैंने बताया था कि बैग लिस्ट मतलब क्या होता है कि जब वो कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे को, मैं पैसा आपको दे देता हूँ तो मेरा आइटम जो भी है वो मेरे को दे देना, तो आप कैसे वो निकालोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसका, ये कस्टमर है, स्पेसिफिक कस्टमर, उसका आइटम है वो कौन से बैग में गया हुआ है। तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई कौन सी बैग में कौन सा आइटम गया हुआ है। सिंस यहाँ पे बैग के नंबर चूज नहीं किया है ऑप्शन, तो ये बैग का नंबर नहीं, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का बैग है वही आया है, उसमें नंबर नहीं आ रहा है। इसको भी हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका भी हम प्रिंट निकाल के उसको पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और क्रिस्टल सब वर्ड ये भी एक्सपोर्ट हो सकता है। ये आपके एक्सपोर्ट के अलग अलग फॉर्मेट है, इसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसमें भी आपके पास फिल्टर का वही ऑप्शन रहेगा जो आगे क्रेडिट लिस्ट में और डेबिट लिस्ट में था। मैंने डे बुक और लेजर में ये आपको कोई फिल्टर है नहीं, वो मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई फिल्टर नहीं है। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब आज तक आपने क्या इंटरेस्ट रिसीव किया है उसका अगर रिपोर्ट निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हो, जिसमें आपको डे वाइज क्या क्या इंटरेस्ट रिसीव किया उसका पूरा एक लिस्ट आएगा, जिसमें करंट इंटरेस्ट क्या है और प्रीवियस इंटरेस्ट क्या है। मतलब हमें पूरे फॉर ए गिवन ड्यूरेशन, एक महीने में हमने टोटल क्या इंटरेस्ट कमाया है वो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। इसको भी आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये हमारा अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होगा सेम वे। फिर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा मॉड्यूल है। ये एक इंटरेस्ट प्रोजेक्शन का है। नॉर्मली इसका यूज़ कब होता है तो जनवरी महीने में होता है, जनवरी फरवरी में होता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट प्रोजेक्शन के हमें हमें पता चलता है कि अप्रोक्सीमेटली मेरे को इतना इंटरेस्ट आने वाला है, तो मेरा इनकम टैक्स का पोजीशन क्या होगा, क्या इनकम टैक्स, क्या अगर एडवांस टैक्स पे करना है तो मेरे को पे कर देना चाहिए, कितना पे करना चाहिए। और अगर टैक्स प्लानिंग मेरे को करना है तो वो टैक्स प्लानिंग में भी यहाँ से ही मेरे को पता चलेगा। इसमें क्या होता है कि आज के दिन जितने भी मेरे आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं वो आउटस्टैंडिंग पे क्या इंटरेस्ट आने वाला है, वो इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा सिस्टम कि भाई इतना आपका इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप प्लान कर सकते हो। फिर डेली ट्रांजैक्शन समरी आएगा, तो ये आपको एक डेली ट्रांजैक्शन का एक समराइज स्टेटमेंट बता रहा है कि आपने क्या ट्रांजैक्शन किया हो। तो यहाँ पे मेरे को बताता है कि प्रिंसिपल कितना रिसीव किया, इसमें कि इसमें प्रीवियस इंटरेस्ट क्या रिसीव किया, करंट इंटरेस्ट क्या किया, कैपिटल कितना क्रेडिट हुआ है, लैंडिंग कितना हुआ है। सेम वे 13th को क्या, मतलब जो जो भी दिन को फॉर ए गिवन ड्यूरेशन हमारा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो पूरा पूरा यहाँ से मेरे को डिस्प्ले में आ जाएगा। फिर कस्टमर का क्या ट्रांजैक्शन हुआ है फॉर ए गिवन ड्यूरेशन, वो भी मेरे को एक समराइज रिपोर्ट में मिलेगा।
कि नंबर ऑफ डेबिट वाउचर कितने और डेबिट अमाउंट कितना, नंबर ऑफ क्रेडिट वाउचर कितने और क्रेडिट अमाउंट कितना। इसको भी हम एक्सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पीडीएफ में ले जा सकते हैं, जो भी चाहिए वो कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रिंट निकालना है तो डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर एनुअल स्टेटमेंट रहेगा। एनुअल स्टेटमेंट हम फॉर ए गिवन ड्यूरेशन, मतलब एक साल का होगा कि भाई 30, जो भी आउटस्टैंडिंग कस्टमर रहेंगे वो आउटस्टैंडिंग कस्टमर का जो भी अमाउंट है इसके हिसाब से अपने आप ये एनुअल स्टेटमेंट जनरेट कर देगा सिस्टम। अभी आपको एनुअल स्टेटमेंट सपोज डुप्लीकेट कॉपी में चाहिए तो वो डुप्लीकेट कॉपी ही साथ में निकाल देगा, आपको कटर डालना है और पूरा ख़त्म कर लेना है। एट द सेम टाइम जैसे आप डेबिट बिल का रजिस्ट्रार के ऑफिस में स्टेटमेंट भेजते हो समरी स्टेटमेंट, वैसे एनुअल स्टेटमेंट का भी एक समरी स्टेटमेंट हमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजना होता है। तो मैं ये वो भी यहाँ से ही जनरेट कर लेता हूँ। फिर बैलेंस शीट चार्ट रहेगा एक, कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में चाहिए तो मैं ये ड्यूरेशन दे देता हूँ। ओपनिंग क्या था, टोटल टोटल कैपिटल अकाउंट ओपनिंग में क्या था, इंटरेस्ट अमाउंट क्या था, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, और आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग क्या हो रहा है। तो आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल अकाउंट प्लस इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ एज ऑन 13th मेरा ये हो रहा है कि इंटरेस्ट मैंने ये रिसीव किया है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग और उसके हिसाब से मेरा ये पोजीशन आएगा। फिर कस्टमर मैच्योरिंग लिस्ट, फॉर ए गिवन ड्यूरेशन कितने कस्टमर का अमाउंट मैच्योर हो रहा है वो अगर मेरे को निकालना है तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल ये अप्रैल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कितना अकाउंट मैच्योर होने वाला है, जो मेरे कैरी फॉरवर्ड हो क्या है इसमें से ये मेरा लिस्ट मिल रहा है कि इतने मैच्योर होने वाला है। तो उस जो भी अकाउंट मैच्योर होने वाले हैं उसकी डिटेल्स अगर देखते हैं तो अकाउंट नंबर, अमाउंट, कौन सी डे को हमने फाइनेंस किया था, नेम ऑफ द डेटर, फिर एड्रेस रहेगा, आइटम की डिटेल्स है, कुछ रिमार्क डाला हुआ है तो वो रहेगा, मोबाइल नंबर डाल भी आएगा कि हम हमें अगर कॉल करना है तो कॉल करके भी बोल सकते हैं। रिसिट नंबर, क्या आइटम में आइटम की डिटेल डाली हुई है कि भाई गोल्ड कितना ग्राम, सिल्वर कितना ग्राम, कितना प्योरिटी था, टोटल वे मतलब प्योरिटी के बाद क्या वेट हो रहा है, तो ये सब डिटेल्स मेरे सामने आ जाएगी मैच्योरिंग का। इसको हम एक्सेल में भी निकाल सकते हैं और सर्च के भी अलग अलग ऑप्शन लग जाएंगे कि जितने मतलब प्लेंटी ऑफ सर्च, काफ़ी बढ़िया सर्च आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक डेटर्स लिस्ट रहेगा। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब जो भी आपके एनुअल स्टेटमेंट होते थे वो आपको यूपीसी करने पड़ते थे कस्टमर को। तो यूपीसी करने से पोस्ट में 3-3 का क्लब करके स्टैंप लगाना पड़ता था। तो ये फॉर्मेट मिलेगा आपको, लेबल का फॉर्मेट भी मिलेगा और लिस्ट भी मिलेगा। अगर मेरे को ऑल डेटर्स का चाहिए तो मैं ऑल डेटर्स ऑप्शन ले लेता हूँ। ऑल डेटर्स का लिस्ट फॉर्म चाहिए तो मेरे को लिस्ट फॉर्म में मिलेगा। दिस इज द लिस्ट फॉर्म जिसमें नाम आएगा, नेम ऑफ द डेटर आएगा और उसका एड्रेस आएगा इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और बाद में उसका एड्रेस आएगा। फिर उसके बाद मेरे को अगर लेबल फॉर्म में चाहिए तो मैं वही चीज़ लेबल फॉर्म में भी ले सकता हूँ। ये 3x8 का लेबल का शीट ही आता है, स्टिकर का शीट, तो आप डायरेक्टली उसमें ही प्रिंट निकाल सकते हो। ये फॉर्मेट में ही आ जाएगा। फिर ये तो हमारे ऑल डेटर्स हो गए। अगर सिर्फ आउटस्टैंडिंग का चाहिए तो आउटस्टैंडिंग फॉर विच डेट टू विच डेट भी हम ले सकते हैं कि भाई
इतने दिन का ही आउटस्टैंडिंग का क्या है, तो मैं यहाँ पे 13 अप्रैल ही ले लेता हूँ सपोज। तो ये जो मैच्योर होने वाले हैं आउटस्टैंडिंग वाले, वो सबका लिस्ट आ गया। फिर मेरे को अगर यूपीसी की फॉर्मेट में चाहिए, तो यूपीसी की फॉर्मेट में लिस्ट फॉर्म में आएगा। ये अगर आप देखते हो तो 3 3 का क्लबिंग हो रहा है। और दूसरा है ग्रेड। इसमें आपको ऐसा है कि सपोज मैंने डिफाइन किया कि ये 10 ही मेरे को चाहिए, तो मैं उसका डेबिट वाउचर नंबर से भी मैं उसको निकाल सकता हूँ। ये 193500 नहीं है, 192500 भी नहीं होगा। सिर्फ यही कस्टमर का मेरे को अगर लेबल निकालना है तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। ये लिस्ट फॉर्म था और ये लेबल फॉर्म में आएगा। और आगे ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ये कैरी फॉरवर्ड होके नहीं आया हुआ है, करंट ईयर में नहीं है, इसलिए लाइक दिस। उसके बाद कस्टमर का हमें लिस्टिंग चाहिए, मतलब हमने जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन फीड की हुई है कस्टमर मास्टर में, वही हमें यहाँ पे निकालनी है। तो मैं यहाँ से ही क्लिक करके डिस्प्ले कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलम ही डिस्प्ले हो रही है। उसका रीज़न है हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि फर्स्ट कॉलम में अकाउंट नंबर चाहिए, दूसरे कॉलम में डेटर्स नेम चाहिए और तीसरे कॉलम में मेरे को रिमार्क चाहिए। अगर इंस्टेड ऑफ दैट मेरे को तीसरे कॉलम में विलेज चाहिए, फोर्थ कॉलम में एड्रेस लाइन 2 चाहिए, फिफ्थ कॉलम में मोबाइल नंबर चाहिए और रिमार्क्स मेरे को सिक्स्थ कॉलम में चाहिए, तो मैं ये चीज़ भी चेंज कर सकता हूँ। ये मैं सेव कर लेता हूँ और उसके बाद तो कॉलम भी है, मतलब ये चीज़ आप ही जनरेट कर लोगे। अभी आपको इसमें कोई स्पेसिफिक गांव के ही आपको चाहिए, तो सिर्फ एक ही गांव का आएगा। इसको अगर आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सेल में भी ले जा सकते हो। फिर रिकरिंग के मैच्योरिटी रजिस्टर अगर मेरे को देखना है, तो रिकरिंग का मैच्योरिटी रजिस्टर भी मैं देख सकता हूँ। फॉर ए गिवन ड्यूरेशन क्या है स्टेटस। फॉर ए गिवन ड्यूरेशन तो नहीं है, मैं यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज ऐड कर देता हूँ, ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, तो ये दोनों भी मैच्योर हो जाने वाले हैं ये। फिर रिकरिंग का स्टेटस अगर चाहे तो मतलब आज के दिन क्या मेरे क्या रिसीव हुआ है क्या है, वो अगर मेरे को चाहिए टिल 30 अप्रैल। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट थे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या था, मैच्योरिटी डेट क्या थी, रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट क्या है,
तो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट क्या है, मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट पेंडिंग क्या हुआ, पेंडिंग अमाउंट क्या है, पेंडिंग प्रिंसिपल उसमें से कितना है और इंटरेस्ट कितना है, पेंडिंग इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये सब मेरे को डिस्प्ले में आ जाएगा। इसको आप एक्सेल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिर उसके बाद आएगा हमारे मनी लेंडिंग में जो अदर देन कस्टमर जो हमारे ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका अगर हमें रिपोर्ट चाहिए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। इसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली क्रेडिट रजिस्टर भी निकाल सकते हैं, वो भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस आर ऑल द रिपोर्ट्स। अभी दूसरा एक ऑप्शन रहेगा, ये MIS है। तो MIS में एक पेंडिंग लेजर आता है, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन से पेंडिंग है कि भाई ये गांव के कितने भी पेंडिंग है, अगर वो मेरे को देख लेना है कि भाई अलिंद्रा ही मैं लेता हूँ और आज के दिन का मैं लेता हूँ, तो जितने पेंडिंग वाले हैं वो सबका मेरा रजिस्टर आ गया। क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर तो इसका ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पेंडिंग वाला कौन सा है वही हमें दिखाता है इसमें। इसको हम एक्सेल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हम PDF भी बना सकते हैं इसका। आउट ऑफ दैट अगर कोई एक स्पेसिफिक पर्सन का ही देखना है तो हम एक स्पेसिफिक पर्सन भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आपके लिए फ़िल्टर भी है, ऑल डिफरेंट फिल्टर्स। दूसरा रहेगा हाउस कीपिंग के ऑप्शन। तो हाउस कीपिंग में क्या है कि अब आपके पास आज के दिन में कितना आउटस्टैंडिंग कस्टमर वाइज है वो आपको दिखाई देगा। कौन सा कस्टमर कहाँ का है, प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या और टोटल क्या है। एट द एंड ऑफ दिस होल रिपोर्ट क्या टोटल है वो भी आपको दिखाई देगा कि भाई ये अमाउंट हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग है। इसमें आपके पास फिल्टर भी है, आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप उसको PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप स्पेसिफिक विलेज के ही कस्टमर देखना है तो भी आप ले सकते हो। और अगर आपको इसमें नॉन कस्टमर अकाउंट ही चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद बैग लिस्ट आएगा आइटम वाइज कि भाई गोल्ड की आइटम का कौन कौन से बैग्स है मेरे पास, वो ही देखना है और उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है तो मैं वो भी चूज़ कर सकता हूँ। गोल्ड की मतलब ये जो मेरा बैग नंबर आया था उसमें ये इतनी आइटम पड़ी हुई है विथ वाउचर नंबर एंड क्या आइटम है वो भी हमें मिल जाएगा, अमाउंट क्या है, वैल्यू क्या है। अगर मेरे को सिर्फ सिल्वर का देखना है तो मैं सिर्फ सिल्वर का भी देख सकता हूँ। सिमिलरली बैग वाइज अगर समरी चाहिए कि कौन से मतलब जितने भी हमारी बैग्स है तो कौन कौन से बैग में कितने आइटम्स पड़े हुए हैं, तो ये बैग में इतने आइटम है, ये बैग में इतने, तो हम बैग वाइज समरी भी निकाल सकते हैं। इसको भी हम एक्सेल में ले जा सकते हैं या तो फिर PDF निकालना तो भी निकाल सकते हैं। देन अनदर इज ए क्वेरी। ये आपका एक अच्छा ऑप्शन है कि सिर्फ गोल्ड की आइटम ही चाहिए या तो सिर्फ सिल्वर की ही आइटम मेरे पास क्या क्या पड़ी हुई है वो देखना है, या तो बोथ देखना है, कितने ग्राम से कितने ग्राम का है वो चाहिए, कितने अमाउंट से कितने अमाउंट का है वो चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो नॉर्मल जो रिकॉर्ड फिल्टर का सर्च का ऑप्शन है वो तो रहेगा ही रहेगा, तो वो सब हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अभी गोल्ड है इसलिए यहाँ सिर्फ गोल्ड, प्योर ओनली गोल्ड वाला आया वही आया, और पेंडिंग। फिर स्पेशल रिमार्क का रजिस्टर रहेगा कि भाई आपको गोल्ड के लिए स्पेशल रिमार्क्स जो आपने डिफाइन की हुई है
उसमें से क्या चाहिए, तो पेंडिंग वाला ही चाहिए, ओनली रिटर्न वाला चाहिए, क्या है वो आपको मिलेगा। इसको भी आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसको आप पीडीएफ में भी ले सकते हो। फिर नॉन पेंडिंग बिल रिपोर्ट भी होगा। नॉन पेंडिंग बिल रिपोर्ट मतलब नो पेंडिंग बिल रिपोर्ट, सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम हमारे पास कोई कस्टमर आया ही नहीं और उसका कुछ पड़ा हुआ भी नहीं है, तो वो हमें यहाँ से लिस्ट में मिल जाएगा। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोला कि फॉर ए लॉन्ग टाइम कस्टमर आया ही नहीं है और उसका कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ, वो नो पेंडिंग बिल रिपोर्ट में आएगा कि भाई पूरा है और कुछ है ही, मतलब वो आता ही नहीं है। उसको हम एक्सेल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पीडीएफ भी बना सकते हैं। से आप जो भी एंट्री देखोगे तो काफ़ी पुराने वाली एंट्री ही यहाँ पे दिखेगी कि भाई। फिर लॉस मैनेजमेंट आएगा। तो लॉस मैनेजमेंट में आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ होती है। हाँ, इसमें मेरे को ऑल आइटम्स का देखना है पहले, तो मैं ऑल आइटम्स का ही देख लेता हूँ। इसका फॉर्मेट काफ़ी सिग्निफिकेंट है। नेम ऑफ डेटर, विलेज, अमाउंट, डेट, कितने मंथ हो चुके हैं, आइटम की डिटेल क्या है, प्रिंसिपल क्या था, इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो रहा है एज पर आवर इंटरेस्ट रेट, तो सो टोटल क्या हो रहा है, करंट वैल्यू इसकी क्या हो रही है, अगर लॉस है तो यहाँ पता चल जाएगा। मतलब जो हमारा आइटम है वो आइटम का वैल्यूएशन अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब ये जो टोटल है उससे ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लॉस नहीं है। लेकिन अगर ये जो टोटल है उससे करंट प्रॉपर्टी मतलब जो आइटम है उसका वैल्यू कम है तो वो लॉस की एंट्री है। नॉर्मली कोई भी लॉस की एंट्री नहीं होती है, लेकिन आप मॉनिटर कर सकते हो कि भाई क्या स्टेटस चल रहा है। उसमें गोल्ड का वेट क्या है, सिल्वर का वेट क्या है, गोल्ड की प्योरिटी क्या है, सिल्वर की प्योरिटी क्या है, प्योर वेट क्या है। फिर उसका पूरा एड्रेस डिटेल भी मेंटेन करना होता है, इसलिए कि अगर लॉस में जा रहा है तो हम उसको कॉल करके बुला सकते हैं कि भाई आप जो भी है ये पैसा दे जाओ और आपका ख़त्म करो ये। तो ये हमें पूरा एक लॉस मैनेजमेंट भी इससे मिल जाता है। तो दिस इज़ हाउ एंटायर सॉफ्टवेयर वर्क। उसमें अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े यूटिलिटीज़ भी है, जैसे अकाउंट मर्जर। सपोज एक ही बंदे का दो अकाउंट गलती से ओपन कर दिया है तो दोनों का मर्ज हम कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट अकाउंट नेम नंबर और सेकंड अकाउंट नंबर डालने से एक ही अकाउंट नंबर में दोनों का आइटम चला जाता है। फिर दूसरा है अकाउंट डिलीशन। मतलब कोई कस्टमर ऐसा है कि 5 साल के से आया ही नहीं, उसका कोई आइटम भी नहीं है, वो पहले छुड़ा के ले गया था, अभी उसका कुछ है नहीं, तो उसको कितने टाइम आप कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे, उसका कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है, वो कभी नहीं आता है। तो ऐसे कस्टमर को अगर हमें डिलीट कर लेना है तो आप डिलीट भी निकाल कर सकते हो। फिर चेंज पासवर्ड, मतलब एक बार आपने पासवर्ड डाला, सपोज आपको लगता है कि मेरा सिक्योरिटी का थ्रेट है और पासवर्ड चेंज कर लेना है, तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। फिर ये कॉन्फ़िगर डैशबोर्ड, ये कॉन्फ़िगर डैशबोर्ड भी एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, जिसमें अगर आप टू डू लिस्ट अगर मेंटेन करना चाहते हो तो एक एग्जांपल के लिए आपके पास है ही कि यहाँ पे टू डू लिस्ट कैसे मेंटेन कर सकते हो। ये आपका पूरा टू डू लिस्ट है, तो जैसे जैसे वो डेट आता जाएगा अपने आप वो स्क्रीन पे आता जाएगा। फिर नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि आपके पास जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है वो
एप्लीकेशन के लिए तो हम आपके लिए आपको कभी भी हेल्प करेंगे अगर मशीन को कुछ हुआ तो भी, लेकिन डेटा आपका होता है, डेटा हमारे पास नहीं होता है। अगर डेटा को कुछ हुआ तो वी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो इन दैट केस आपका सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि आपको डेटा का बैकअप ले लेना चाहिए रेगुलरली। तो अगर आप डेटा का रेगुलरली बैकअप ले रहे हो तो कुछ भी अगर होता है मशीन को तो भी हम डेटा रिस्टोर करके आपका पूरा ऑनलाइन ले आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं डेटा बैकअप में जाता हूँ, तो आपको कौन सा बैकअप है, मतलब आपके यहाँ तो एक ही होगा, मेरे पास ये ज़्यादा पड़ा हुआ है इसलिए ये दिख रहा है। तो आपके पास सिर्फ 2 ही फाइल डिस्प्ले में आएगी, उसको टिक मार्क करके सिलेक्ट ऑल करके आपको कहाँ पे बैकअप लेना है। अगर फोटोग्राफ और सिग्नेचर का भी आपने बैकअप लिया है तो वो भी ले सकते हो। दिस इज अ मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर वाइज एप्लीकेशन चलता है, तो आपको कौन से फाइनेंशियल ईयर का डेटा चेक करना है, आप यू कैन सिलेक्ट स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर। फिर जो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो हमारा रोज में डेली डे बुक होता है उसमें आप लिखते हो कि विक्रम संवत, है मतलब गुजराती डेट के हिसाब से भी आप लिखते हो। तो अगर वो भी आपको लेना है इसमें तो आप डायरेक्ट गुजराती कैलेंडर का भी इंपोर्ट कर सकते हो, जिसमें हमने फॉर्मेट दिखाया हुआ है कि ये फॉर्मेट में आप लिखोगे तो गुजराती जो बोल डेट आ जाती है वो अपने आप आ जाएगी और डे बुक में भी आ जाएगा वो चीज़। तो दिस इज़ हाउ हमारा पूरा मनी लैंडिंग का सॉफ्टवेयर वर्क्स।